बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। दोस्तों, दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद बहुत सारे लोग पेशोपेश में हैं कि क्या अब वो वक्त आ गया कि जब लोकतंत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता आन पड़ेगी। और इस आरोप में इसकी पृष्ठभूमि में एक कुशल बचे हुए राजनेता की तरह दिल्ली के उपराज्यपाल और हाल में माने गए दिल्ली के मसीहा, दिल्ली के लाल साहब श्री नजीब जंग साहब एक के बाद एक राजनीतिक साक्षात्कार दे रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। कहा था कि सबको यकीन है कि माननीय नजीब साहब अपनी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा को, उनकी सिखाई गई बात को पढ़ रहे हैं। जैसे उनका यह कहना कि अगर उनसे कहा जाएगा तो इस पक्ष में होंगे कि दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की अपनी मंशा है, जो इनके जरिए मुखर होता है और आपके सामने आ रही है। खत्म कर दिया। दोस्तों, जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपकी क्या भूमिका है पूरे प्रकरण में, तो वो सिरे से खारिज कर देते कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम मासूम हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और दिल्ली सरकार के गवर्नेंस के ऊपर अपनी एक्सपर्ट्स टिप्पणियां देते हैं। हमने कल पूछा था उनसे कि जिन विभागों को आपका वरद हस्त प्राप्त है, आपका आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि वे सारे डिपार्टमेंट्स, वे सारे विभाग पूरे विश्व में गुड गवर्नेंस का झंडा बने। एमसीडी विश्व की 10 भ्रष्टतम संस्थाओं की सूची को टॉप कर रही है। आपका आशीर्वाद उनको भी है। ये अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स को मीट नहीं कर रहा, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। डीडीए आपके अधीनस्थ है और डीडीए ने भी गुड गवर्नेंस के झंडे नहीं गाड़े हुए। यही वो दिल्ली है जिसने देखा था कि स्कूल के लिए मुहैया कराई जा सकने वाली जमीन किस प्रकार से अपने बड़ी तरह की लैंड यूज चेंज किया और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए उसे अलॉट। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है, पिछले 2 सालों में दिल्ली की पुलिस आपको, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को सीधे सीधे रिपोर्ट करती है और दिल्ली की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कंप्लीटली फेल रही है। आपका भी आशीर्वाद इनको मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय और जिनकी शर्त पर वो सारी बातें करें, यानी माननीय मोदी जी, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना इनके लिए लाज़मी होता है। आज आम आदमी पार्टी मोदी जी से और उनके नवनियुक्त दिल्ली के लाल साहब नजीब जंगी से 5 सवाल पूछना चाहती है, इस उम्मीद में कि जिस प्रकार से उत्कृष्ट वाक्पटुता से राजनीतिक साक्षात्कार माननीय जंग साहब दे रहे हैं, उतनी वाक्पटुता से वो इन प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। पहला सवाल
जो हम माननीय मोदी जी से और उनके द्वारा नियुक्त किए गए दिल्ली के लाभ पूछना चाहते हैं, वो ये है कि आपका कहना है कि आपने किसी भी प्रकार की कॉन्फ्रंटेशन नहीं शुरू की है। यह सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू किया गया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 21 मई 2015 को आप द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन क्या दिल्ली की से मोदी जी के शब्द उनके अधिकारों को छीनने के लिए पर्याप्त नहीं था? आपने उस नोटिफिकेशन से दिल्ली सरकार के हाथ पर नहीं काटे थे। दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में इस नोटिफिकेशन के बाद पंगु हो गई थी। तो ये कहना कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, वो तभी तय होगा जब इस सवाल का जवाब आप दे पाए। 5 सवालों में से दूसरा प्रश्न है, हम जंग साहब से माननीय मोदी जी नियुक्त किए गए जंग साहब से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर लगभग 17,000 अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, जिनको परमानेंट करना आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का एक प्रमुख बिंदु था। आम आदमी पार्टी ने नीति बनाई, उस नीति में जो पुराने अनुभवी गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए अंक भार का प्रावधान रखा ताकि इसके बाद उनकी स्थायी नियुक्ति हो सके। माननीय एलजी साहब, माननीय मोदी जी, आपको ये बताना चाहिए कि आप अंक भार के इस प्रावधान से असहमत होकर 17,000 चीजों के पेट पर लात क्यों मारे? इसका जवाब भी तय करेगा कि आपकी भूमिका दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में है या नहीं। 5 सवालों में से जो तीसरा सवाल हम पूछना चाहते हैं जंग साहब से कि दिल्ली की सरकार ने प्रीमियम बस सर्विसेज को शुरू करने का प्रावधान किया, नीतियां बनाई। ये वही नीति है जिसकी तारीफ देश के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब भी की। आपने उस नीति को ठप करी, इस बेहतरीन प्रीमियम बस सर्विस की सेवा से दिल्ली के नागरिकों को वंचित क्यों रखा? इस तीसरे प्रश्न का जवाब भी तय करेगा कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने में आपकी भूमिका है या नहीं। जो चौथा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं 5 सवालों में से माननीय जंग साहब से, तो यह है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को ठीक किया जा सके, इसके लिए दिल्ली के यातायात विभाग ने प्रभावपूर्ण नीति की बसें जो है, जो प्रमुख फैक्टर होती हैं किसी भी मेजर कंजेशन के लिए, उनको एक पर्टिकुलर लेन चलाना आवश्यक है। इस नीति को स्थगित करके, इस नीति को पास होने से रोककर जंग नागरिकों को ट्रैफिक कंजेशन से प्रतिदिन जूझने के लिए छोड़ रखा है। इसका कारण जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक यह तय नहीं हो पाएगा कि दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने में आपकी भूमिका है अथवा नहीं। और 5वां और आखिरी सवाल जो हम माननीय जंग साहब से पूछना चाहते हैं, सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं, 5 सवालों के जवाब मिलने पर हम आश्वस्त होंगे। माननीय एलजी साहब का रुख पॉजिटिव है दिल्ली की जनता के प्रति और उस संवाद को लेकर गंभीर। 5वां प्रश्न पूछना चाहते हैं हम कि डीडीए तो आपके अधीनस्थ है, जिसे आप चाहते हैं सीधे अभी तक बकाया लगभग 1200 करोड़ रुपए का की जो देनदारी है, अभी तक वो देनदारी डीडीए आपके अधीनस्थ रहकर भी, आप जैसे ईमानदार प्रशासक के अधीनस्थ रहकर भी वो 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की देनदारी डीडीए एमसीडी को नहीं कर पाया।
अगर यह देनदारी होती सफाई कर्मचारियों का एरियर का भुगतान हो गया हो। बार बार जो भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उनकी तनख्वाह उनकी पेट पर लात मारकर जो अपने एमसीडी को आप दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? दिल्ली के नागरिकों को गंदगी में जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से, जान माल से इस प्रकार से आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने में आपकी भूमिका है अथवा नहीं, इसका उत्तर जान पाना मुश्किल है। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल हम इस बात में विश्वास करना शुरू करेंगे कि वाकई में नजीब जंग साहब दिल्ली की जनता के हक को लेकर चिंतित है और वो किसी भी प्रकार का राजनीतिक हथियार बनने से इनकार कर रहे हैं। इस संबंध में आप लोगों के प्रश्न अगर हो तो मंच खुला है। कोई प्रश्न? इसके अलावा प्रश्न इससे पहले देख लेते। सर मेरा सवाल ये है, इसी पे ना, हाँ, हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर आया था एलजी साहब ने कहा था पर उन पर एजेंट होने का केंद्र सरकार का आरोप लगाया जाता है, जैसा कि आप पार्टी लगा रही, तो वो एजेंट होने का, केंद्र सरकार के एजेंट होने का अधिकार संविधान की तरफ से दिया गया और संविधान संबंधी काम करे। मैं वो बताना चाहूंगा कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सब रह रहे हैं, हमारे पुरखों ने जो संविधान हमें लिखकर दिया, उस संविधान ने सबके अधिकार ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए। संविधान ने यह भी बताया हुआ कि पब्लिक सर्विस में जुड़े हुए, लगे हुए हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति होती है। माननीय नजीब जंग साहब ये जान ले कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंट नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के एजेंट है। वो संविधान के दायरे में रहकर जनता का एजेंट बन सकते हैं। जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, वो जनता के सेवक हैं और हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उस आलोक में भी उनके जिम्मेदारियों की विवेचना अगर की जाएगी तो वो भी यही होगी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी सीधे सीधे जनता के प्रति है, पब्लिक के प्रति है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक औजार बनना यह उनको कोई भी संविधान की धारा नहीं बढ़ती। अच्छा सर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये जी साहब का। आज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस पीवी साहब जी ने एक आर्टिकल लिखा है इस इशू पर, और उन्होंने कहा है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ दूसरा नहीं हो सकता कि एलजीज और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसमें वो पकड़ ले रहे हैं। तो एक्जैक्टली यही बात, लगभग यही है। और इस बयान का रिपोर्टल भी छपा हुआ, उस लेख में आप लोग पढ़ें। और कोई प्रश्न इस विषय पर? थैंक यू दिलीप भाई। इससे लगट के जरा एक सवाल है, आईटी रेट पे जिस हिसाब से ये कहा जा उस जो रेट की बात है करतार सिंह तंवर वाली, उसके ऊपर हम एक और पत्रकार वार्ता करेंगे, उसकी सूचना आपको शीघ्र ही दी जाएगी। सर आपने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी को अभी तक जो है ना तो गृह मंत्री से बात की है, ना पुलिस कमिश्नर दिल्ली कमिश्नर से मुलाकात। मैं सत्य में था, आपने ये प्रश्न 2 दिन बाद लगभग 48 घंटे की देरी से पूछा। परसों की मैं आज से सही सरकार नेता इससे पहले कि और प्रोपेगेंडा करें इस विषय पर और जनता को बरगलाने का प्रयास करें, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, उनकी ओछी राजनीति के चेहरे पर करारा तमाचा जड़ते हुए, कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, उसके ठीक 13 दिन बाद मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और वो मुलाकात सीधे सीधे दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर थी और तत्कालीन अखबारों में यह खबर छपी थी। प्रत्यक्षम किम प्रलयम, आप अखबारों को उस दौरान के 27 फरवरी के आसपास के अखबारों को पढ़कर दिए। एक बात। दूसरी बात, इस घटना के बाद 11 अप्रैल को
को माननीय अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की जानकारी मांगने से लेकर बहुत सारे सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न्स पे क्वेश्चंस लिखे थे, उसकी भी पर्याप्त रूप से कवरेज हुई थी अखबारों में। यह भी उन सभी राजनीतिक रूप से बेरोजगार, धूर्त और मूर्ख लोगों को पता होनी चाहिए। तीसरी बात, इस घटना के बाद जब निर्णय हुआ था मीनाक्षी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को तलब किया था दिल्ली के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़े हुए अपराध के ग्राफ के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी और इस मुलाकात की डिटेल्स भी पर्याप्त रूप से अखबारों में छपी थी। इसके बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जुलाई आखिरी हफ्ते में या अगस्त के महीने में माननीय नजीब जंग साहब को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के संबंध में अपनी बात रखी थी, उससे बात करी थी कि इन स्थितियों को पहले से बेहतर किया जाए। पांचवी बात मैं आपको बताता हूं, इसके बाद लगातार 1.5 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की व्यक्तिगत मुलाकातें की हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा कैसे इसके ऊपर बात हुई है और वो भी अखबारों में मीडिया में सफिशिएंटली कवर हुआ है। इससे उलट एक बात मैं कहना चाहूंगा, हट के है मेरा बोलने का स्टैंड नहीं लेकिन रेलेवेंट है, बोल रहा हूं। डीसीडब्ल्यू की चीफ स्वाति मालीवाल ने एक बार नहीं कई बार की सरकार से गुजारिश करी है कि आप एक हाई लेवल कमेटी महिला सुरक्षा के लिए अवश्य बनाए, जिसमें मोदी जी हो, माननीय राजनाथ सिंह जी हो, जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सीधे से कंट्रोल करते हैं, साहब हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चीफ मिनिस्टर हो, मैं हूं, इस हाई लेवल की वीकली बैठकें हो, इन बैठकों के अंदर डिसीजंस के इंप्लीमेंटेशन को ट्रैक किया जाए और इस सब के बारे में जनता को, पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए, ताकि दिल्ली की पुलिस और जनता के बीच जो विश्वास की खाई बढ़ रही है उसे पाटा जा सके। अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात माननीय मोदी जी बताएं, राजनाथ सिंह जी बताएं, जो सीधे सीधे दिल्ली की पुलिस को कंट्रोल करते हैं, कि 2.5 साल के कार्यकाल में दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के बावजूद उन्होंने कितनी उच्च स्तरीय बैठकें की है, कितने ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप उठाए या ऐसे डिसीजन लिए ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। अगर डिसीजंस लिए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उस इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है यह भी आप हमें बताएं। निर्भया फंड कहां खर्च हुआ, आज तक को लिखित जवाब किसी को नहीं मिल पाया है। दिल्ली की पुलिस ने बस्ती साहब के कार्यकाल में 15 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए सीसीटीवी कैमरा को लगाने के लिए लगभग 808 करोड़ रुपए बजट की मांग की थी। आप ही के मुख्यमंत्री, आप उस मांग को रिजेक्ट कर दिया, फंड की कमी बताते हुए 808 करोड़ से पता चलता है। जो नेता है गली के, जो ऐसी फर्जी आरटीआई लगा के झूठी सच्ची खबरें लेकर आते हैं और सेंसाइज करने की कोशिश करते हैं, मीडिया अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, इनको भी बताएं कि जब एक उंगली उठाते हो दिल्ली की सरकार पे 3 उंगलियां तुम्हारे मोदी जी पे उड़ जाती है। सर, सीएम के ऑफिस से लेटर आया है, इसमें क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में कि आप सीएम साहब कहीं मिले हैं? ये आपने सीएस की तरफ से सर जवाब दिया है, दिल्ली सरकार की तरफ से। मैंने जो बातें बताई, ऐसा कोई रिपोर्ट आपने सीएम ऑफिस का जो मैंने पढ़ा भी नहीं, आपने पढ़ लो। ये आप याद है कि नहीं, मुलाकात मीटिंग के बारे में रिपोर्ट किया था कि नहीं? सीएम ऑफिसर हमारे कोई नहीं। भाई साहब मैं बताऊं, आरटीआई बार मैंने अपने हाथ में पकड़ी है आरटीआई की कॉपी। इस आरटीआई की सच्चाई क्या है, सीएम ऑफिस के लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मैं जो बात आपके सामने कह रहा हूं वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। आप ही लोगों ने जिन घटनाओं का जिक्र मैंने किया, उन घटनाओं को अपनी अखबार में, अपने टीवी चैनल में जगह दी है। तो जब वो सब सही है तो ये सही कैसे होगा, यह सवाल आप लोगों से पूछना चाहिए। जब वो सब सही है तो जिसने आरटीआई लगाई उसने क्या सवाल पूछा, किस तरीके से सवाल पूछा,
इसको भी स्क्रूटनाइज करने की आवश्यकता है। दलित जी पंजाब मंत्री कल कहा है कि ISI जैसे संगठन पंजाब में शांति कराना चाहते हैं और ऐसे संगठनों के साथ आप लोगों का अलायंस। सर इसके साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जी। कि खालिस्तान को जो बढ़ावा दे रहे हैं में उनके साथ जो है आम आदमी पार्टी के नेता मिल रहे हैं। गृह मंत्री का ये कहना है केंद्र को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। देखिए, जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर हम और आप सब मिलकर सामूहिक रूप से अट्टहास कर सकते हैं। क्योंकि हमको आपको इस प्रकार के सिर पैर के बयान के जो पता, वो रीजन ये कहते हैं ना कि तुम्हारे पैरों के पंजाब के अंदर अपनी राजनीति की, नशे की, गुंडागर्दी की और भ्रष्टाचार की दुकान बंद होते देख रहे हैं। वही लोग इस प्रकार के निराधार आरोप लगा रहे हैं। वरना आपको पता है कि वहां जो अकाली दल की सरकार है, वो क्राइम पार्टनर्स भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो केंद्र की सरकार में बैठे लोग, केंद्र की सरकार में बैठी, जो केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, उनके पास वो सारे संसाधन उपलब्ध है जो किसी भी सही गलत आरोप में बिना तथ्यों के हमारा कॉलर पकड़ के जेल के अंदर डाल सकते हैं। तो आरोप लगाने से बाद आना चाहिए, जो भी एलिगेशन है उसमें एविडेंस प्रस्तुत कीजिए जनता के सामने, उठा के जेल में डाल दीजिए। आप ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आप अपनी बौखलाहट का परिचय दे रहे हैं। सर कोटला मुबारकपुर में शराब के ठेके शराब का ठेका खुला हुआ है तो उसकी प्रक्रिया है, आप विभाग में जाएं, वहां पे कंप्लेन दें अगर नॉर्म्स वायलेट होते हैं। मैंने बताया आपको, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी एक और पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आपको दी जाएगी, उसमें इस प्रश्न के ऊपर डिटेल में बातचीत करेंगे। हाँ